I hope you are all great. Today we are going to discuss about functions of DNA. The first one is information storage. DNA का बेसिक मकसद ये है कि वो इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं. How? The DNA holds the precise instructions for synthesizing proteins which carry out the vast majority of cellular functions. So, whatever the information or instructions are stored within the DNA, so that information helps the cell to produce certain proteins which function as enzyme and ultimately controlling the cellular functions. The second function is DNA replication. When a cell divides, so that DNA must also be divided. In how DNA replication occurs, DNA फर्स्ट ऑफ ऑल अनजिप्स. DNA सबसे पहले अनजिप होता है and duplicates itself with high accuracy every time a cell divides, ensuring that new cells contain the same genetic information. Transcription and translation. The third main function of the DNA is transcription and translation. In other words, we can say gene expression. The genetic code is copied into RNA and used as a template to build proteins, controlling exactly how your body looks and operates. So, as we have discussed about replication में अनजिपिंग डिफरेंट वे से होता है और जो ट्रांसक्रिप्शन की बात करें उसमें भी अनजिपिंग डिफरेंट वे से होता है. इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट ट्रांसक्रिप्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल इन ट्रांसक्रिप्शन the unzipping is localized, temporary, and forms a structure called transcription bubble. The enzyme RNA polymerase is the primary molecular machine responsible for this process. तो इसके लिए enzyme RNA polymerase की ज़रूरत होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है DNA को अनजिप करने में. द मैकेनिज्म, और इसका मैकेनिज्म ये होता है कि RNA पॉलीमरेज बाइंड्स टू ए स्पेसिफिक DNA रीजन कॉल्ड ए प्रोमोटर. DNA का एक रीजन होता है प्रोमोटर, तो उससे RNA पॉलीमरेज फर्स्ट ऑफ ऑल उससे बाइंड हो जाता है. इट देन ब्रेक्स द हाइड्रोजन बॉन्ड्स टू अनजिप ए स्मॉल सेगमेंट ऑफ DNA अबाउट 11 to 14 बेस पेयर्स एट ए टाइम. सपोज एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ DNA जो है वो अनजिप हो चुका है जो कि 11 से 14 बेस पेयर्स का होता है. तो फिर वो जो है उस स्मॉल सेगमेंट की कॉपी बनती है जो कि जिसे हम एक्चुअली कह सकते हैं mRNA. सो दैट mRNA इज ट्रांसफर टूवर्ड्स द साइटोप्लाज्म फॉर प्रोटीन सिंथेसिस. तो डायरेक्शन इसकी ये हो सकती है कि आप ये चीज़ नोट कर लें कि ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस के लिए जो अनजिपिंग का प्रोसेस है उसकी डायरेक्शन ये होगी कि अनजिपिंग मूव्स अलोंग द DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड इन द 3 to 5 direction, which allows the RNA strand to be synthesized in the 5 to 3 direction. तो अगर अनजिपिंग का प्रोसेस होता है तो फिर DNA टेम्पलेट स्ट्रैंड जो होगा उससे अनजिपिंग मूव करेगी 3 to 5 डायरेक्शन. अगर हम RNA की बात करें तो फिर उसकी जो mRNA की सिंथेसिस होगी तो उसकी डायरेक्शन होगी 5 to 3 डायरेक्शन. अगर हम रिप्लिकेशन की बात करें तो फिर फ़र्क ये होगा कि रिप्लिकेशन की फिगर की बात करें तो फिर इट शोज़ ए रिप्लिकेशन फोर्क, तो उसमें रिप्लिकेशन फोर्क की फॉर्मेशन होती है. ट्रांसक्रिप्शन में टेम्परेरी बबल फॉर्मेशन होती है, जबकि रिप्लिकेशन में क्या होता है कि एक रिप्लिकेशन फोर्क बनता है वेयर द DNA इज़ अनजिप परमानेंटली बाय द एंजाइम हेलिकेस. तो एंजाइम एक हेलिकेस एंजाइम है जो कि परमानेंटली DNA को अनजिप करता है और across the entire length of chromosome. तो उसमें सारे क्रोमोसोम का जो DNA होता है वो सारा का सारा अनजिप हो जाता है. जबकि ट्रांसक्रिप्शन की बात करें तो उसमें DNA का एक स्मॉल सेगमेंट होता है जो कि अनजिप होता है जिससे mRNA की फॉर्मेशन होती है. तो इफ़ यू टॉक अबाउट ट्रांसलेशन वाई अनजिपिंग डज नॉट अकर, तो ट्रांसलेशन में अनजिपिंग क्यों नहीं होती? स्ट्रिक्टली स्पीकिंग DNA डज नॉट unzip during translation because translation takes place outside the nucleus.
तो इसका मेन रीज़न ये है कि ट्रांसलेशन न्यूक्लियस के बाहर होता है, दैट्स द रीज़न कि वहाँ पर डीएनए अनजिप नहीं होता, एंड देयर इज़ not involvement of any kind of enzyme like helicase or RNA polymerase that can function outside the nucleus. So that's the reason कि DNA outside the nucleus unzip नहीं होता. DNA का चौथा मेन फंक्शन ये है कि इट हेल्प्स इन हेरिडिटी में हेल्प करता है. इन अदर वर्ड्स वी कैन से इनहेरिटेंस. DNA is the molecule responsible for passing traits from parents to offspring over generations. Regulation of cell activity, as we have already talked about information storage and replication, transcription and translation, all of these are involved in controlling cellular activities. So we can say regulation of cellular activities is carried out by DNA. Beyond just holding the blueprint for proteins, DNA सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन की प्रोडक्शन के लिए इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि डीएनए एक्ट्स एज ए कंट्रोल सेंटर. बल्कि इसके अलावा ये कंट्रोल सेंटर है. नॉन कोडिंग रीजन्स ऑफ डीएनए रेगुलेट व्हेन, वेयर एंड हाउ मच ऑफ ए स्पेसिफिक प्रोटीन शुड बी प्रोड्यूस्ड. So if we are talking about regulation of cellular activities, how the DNA regulates cellular activities, actually it is through the non-coding regions of DNA, जो कि रेगुलेट करता है कि कब, कहाँ और कितना जो है स्पेसिफिक प्रोटीन्स की प्रोडक्शन ज़रूरी है. दिस रेगुलेशन इंश्योर्स, और ये जो नॉन कोडिंग रीजन्स का रेगुलेशन जो है वो इंश्योर करता है कि दैट सेल्स डिफरेंशिएट करेक्टली, सच एज स्किन सेल नोज हाउ टू बिहेव लाइक स्किन रादर देन ए न्यूरॉन, एंड रिस्पॉन्ड अप्रोप्रिएटली फॉर इन्वायरमेंटल चेंजेस. सो इससे हेल्प मिलती है सेल को कि वो सेल डिफरेंशिएशन के प्रोसेस में डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स की प्रोडक्शन करवाएं. सच एज स्किन सेल्स स्पेशलाइज होंगे फॉर देयर स्पेसिफाइड फंक्शन, सच एज स्वेट ग्लैंड्स की वहाँ पर मौजूदगी होती है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट न्यूरॉन हैज़ द एबिलिटी टू कन्वे मैसेजेस फ्रॉम receptor to the control center and back to the effector. The sixth main function of the DNA is evolution and genetic variation. कि evolution और genetic variation में कैसे काम आता है DNA? थ्रू द प्रोसेस लाइक म्यूटेशन एंड रिकॉम्बिनेशन. ये जो छोटा सा स्मॉल एरर होता है DNA के अंदर जो चेंजिंग होती है, so that helps in the process of evolution. DNA creates a variation necessary for evolution. तो DNA के अंदर जो भी अंदर information is stored है, that changes over time and that helps in the evolutionary process. This genetic diversity allows certain population to adapt to changing environments over generation. DNA के अंदर जो भी चेंजेस होती है तो सर्टेन पॉपुलेशन को हेल्प करती है कि वो चेंजिंग इन्वायरमेंट को एडेप्ट करे. Now let's discuss about the nature of the genetic material. The genetic material, by genetic material here we are talking about DNA. First of all, let's discuss about the experiments performed for the process transformation. एक साइंटिस्ट थे ग्रिफिथ, उन्होंने अपनी एक्सपेरिमेंट दी फॉर द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. उन्होंने एक्सप्लेन किया इस प्रोसेस को. इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ इन्वेस्टिगेटेड स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe टू अंडरस्टैंड वायरुलेंस, आइडेंटिफाइंग 2 फॉर्म्स. तो उसने 2 फॉर्म्स जो हैं शेयर किया वायरुलेंस को समझने के लिए, और वो बैक्टीरिया कौन सा था? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाe. 2 फॉर्म्स वो कौन से थे? द फर्स्ट ऑफ ऑल वायरुलेंट एस फॉर्म represented the virulent bacteria and the R form represented the non-virulent bacteria. इन दोनों के बीच में मेन डिफरेंस क्या है? ये जो S फॉर्म है
इसके सराउंडिंग में पॉलीसेकेराइड कोट मौजूद होता है, causing pneumonia and forming smooth colonies. And if we talk about R form, it lacks the coat manufacturing enzyme, causing no disease and forming rough colonies. तो इसके सराउंडिंग में कोई भी ऐसा कोट मौजूद नहीं होता, हेंस जिसकी वजह से कोई भी ऐसी डिजीज़ काज नहीं करते और इसमें कॉलोनीज़ भी नहीं होते। जबकि एस फॉर्म की बात करें तो उसमें स्मूथ कॉलोनीज़ की फॉर्मेशन होती है। दैट्स द रीज़न कि वो क्या डिजीज़ काज करते हैं, जैसे निमोनिया। सो लेट्स डिस्कस द की फाइंडिंग्स के ग्रिफिथ ने कौन कौन सी चीज़ें हासिल की। लाइव वायरुलेंट बैक्टीरिया काज डेथ इन माइस। ये जो माइस हैं, एक स्मॉल रोडेंट, तो उसके अंदर उसने लाइव वायरुलेंट, उसने बैक्टीरिया का जो लाइव वायरुलेंट है तो उन स्मॉल रोडेंट के अंदर इंजेक्ट किया। जब उसने इंजेक्ट किया तो फिर लाइव वायरुलेंट बैक्टीरिया ने उन माइस को किल किया। एंड इफ यू टॉक अबाउट द नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया और हीट किल्ड वायरुलेंट बैक्टीरिया, अगर वो वायरुलेंट जो है अगर हीट किल्ड डेड है तो फिर वो माइस की डेथ काज नहीं कर सकता, और ऑन द अदर हैंड नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया है वो भी माइस की डेथ नहीं कर सकता। अगर हम इन दोनों को मिक्स करते हैं एट द थर्ड स्टेप, ए मिक्सचर ऑफ हीट किल्ड वायरुलेंट एंड लाइव नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ माइस, जिसकी वजह से माइस की डेथ होती है। अगर हम हीट किल्ड वायरुलेंट और लाइव नॉन वायरुलेंट को मिक्स करते हैं और दैट मिक्सचर इज इंजेक्टेड इनटू द माइस, सो दैट रिजल्टेड इन द डेथ ऑफ द माइस। कंक्लूजन क्या हासिल होती है? द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फॉर द पॉलीसेकेराइड कोट वाज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द डेड वायरुलेंट बैक्टीरिया टू द लाइव नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया। सो जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी विद इन द डेड वायरुलेंट बैक्टीरिया और जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन थी पॉलीसेकेराइड कोट की फॉर्मेशन के लिए, तो वो जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हो गई थी फ्रॉम द डेड वायरुलेंट बैक्टीरिया टूवर्ड्स द लाइव नॉन वायरुलेंट, जिसके पास पॉलीसेकेराइड कोट की मौजूदगी नहीं थी। जैसे ही डेड वायरुलेंट बैक्टीरिया की जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र हुई टूवर्ड्स द लाइव नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया, तो लाइव नॉन वायरुलेंट बैक्टीरिया के अंदर पॉलीसेकेराइड कोट की फॉर्मेशन हुई। तो ये प्रोसेस, ग्रिफिथ ने इस प्रोसेस को टर्म दिया ट्रांसफॉर्मेशन। लेट्स डिस्कस दिस प्रोसेस इन डिटेल थ्रू द फिगर्स shown by Raman Biology 13th edition. The experiments performed by Griffith, first of all, he injected a live virulent strain of bacteria into the mouse, और उस लाइव वायरुलेंट स्ट्रेन के अंदर पॉलीसेकेराइड कोट की फॉर्मेशन थी, जिसकी वजह से माइस की डेथ हो रही थी। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट लाइव नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, जिसके अंदर पॉलीसेकेराइड कोट की मौजूदगी नहीं है, एंड दैट्स द रीज़न माइस के अंदर डेथ नहीं हो रही थी। एंड इफ़ यू टॉक अबाउट हीट किल्ड वायरुलेंट, बिकॉज दैट स्ट्रेन वाज डेड, सो इट डज नॉट cause any kind of death also. So अगर हम हीट किल्ड वायरुलेंट की बात करें और लाइव नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन की बात करें, उन दोनों को मिक्स करें, उनके मिक्सचर जो है माइस की डेथ काज करता है। वाई? बिकॉज जो भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है विद इन द हीट किल्ड वायरुलेंट, तो उसकी जेनेटिक इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पॉलीसेकेराइड कोट, तो ट्रांसफ़र होती है फ्रॉम द हीट किल्ड वायरुलेंट टूवर्ड्स द लाइव नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन। सो इन दिस वे ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफ़र होती है टूवर्ड्स द लाइव नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन, so that in genetic information help the non-virulent strain to produce polysaccharide coat, resulted in the death of the mice. Their lungs contain live pathogenic strain of the bacteria. Now let's discuss about
आइडेंटिफिकेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। 3 साइंटिस्ट थे जो कि ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को कंफर्म किया, वो थे एवरी, मैकलियोड एंड मैककार्टी। इन तीनों ने 1944 तक अपने एक्सपेरिमेंट्स दिए जो कि आइडेंटिफाई किया एक सब्सटेंस को जो कि रिस्पॉन्सिबल था ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। सो their experiment helped us know that what was the substance that was responsible for transformation process। तो उनकी एक्सपेरिमेंट का तो उनका जो मेथडोलॉजी था वो ये था कि दे रिमूव्ड नियरली ऑल प्रोटीन्स फ्रॉम द मिक्सचर यूज्ड बाय द ग्रिफिथ। ग्रिफिथ ने जो एक मिक्सचर यूज़ किया था डेड वायरुलेंट स्ट्रेन का और जो लाइव नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन था, उन दोनों का मिक्सचर जो था, दैट मिक्सचर वाज यूज्ड बाय दीज 3 साइंटिस्ट in their experiments। So what did they do? They actually removed all the proteins from the mixture। तो जो भी प्रोटीन वहाँ पर मिक्सचर के अंदर मौजूद थी तो उन्होंने रिमूव किया। अबाउट 99.98% प्रोटीन वाज रिमूव्ड। तो मिक्सर का जो 99.98% प्रोटीन रिमूव किया गया था। सो जिसकी वजह से जो रिमेनिंग मटेरियल बच गया था दैट वाज 0.02%। दैट वाज एक्चुअली डीएनए। तो ये जो 0.02% था एक्चुअली वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी बिकॉज दैट वाज व्हाट डीएनए। और ये जो 99.98% ये क्या था, मिक्सचर का प्रोटीन था, मेजर पार्ट था। सो यू कैन सी हेयर के जो स्मॉलेस्ट पोर्शन है दैट वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी। सो व्हाट वाज द एविडेंस? एक्चुअली ये जो 0.02% मटेरियल था, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द मिक्सचर, तो उसकी एलिमेंटल कंपोजिशन डीएनए से मैच कर रही थी। नंबर 1 पॉइंट। द सेकंड पॉइंट वाज दैट डेंसिटी इन एन अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूग मैच डीएनए। अगर हम डेंसिटी की बात करें अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन के प्रोसेस के ज़रिए, तो वो डेंसिटी भी मैच कर रही थी डीएनए से, डीएनए की डेंसिटी से। एंड एक्सट्रैक्टिंग लिपिड्स एंड प्रोटीन्स, तो उन्होंने लिपिड्स एंड प्रोटीन्स को भी एक्सट्रैक्ट किया, रिमूव किया, फिर भी ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी हो रही थी। और उसके साथ साथ प्रोटीन, आरएनए, डाइजेस्टिंग एंजाइम्स भी उन्होंने इंट्रोड्यूस किया। दैट सो दोज एंजाइम्स आल्सो डिड नॉट स्टॉप ट्रांसफॉर्मेशन वाज स्टिल कंटिन्यूअस। तो फाइनली उन्होंने डीएनए डाइजेस्टिंग एंजाइम उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया व्हिच डिस्ट्रॉयड ऑल द ट्रांसफॉर्मिंग एक्टिविटी। सो इससे पता चलता है कि डीएनए इज़ द हेरिडिटरी मटेरियल व्हिच इज़ responsible for the transforming activity। So the experiments performed by these 3 scientists helped us know that DNA was the substance that was responsible for the process of transformation। Now coming towards the final topic of our today's class, that is confirming DNA is genetic material। DNA कैसे genetic material है? तो 2 साइंटिस्ट थे जैसे कि हर्शी एंड चेज, उन्होंने एक्सप्लेन किया थ्रू देयर एक्सपेरिमेंट्स के डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है, कि उन्होंने कंफर्म किया अपने एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए। इन 1952 अल्फ्रेड हर्शी एंड मार्था चेज यूज्ड बैक्टीरियोफेजेस, उन्होंने बैक्टीरियोफेजेस का इस्तेमाल किया जो कि एक्चुअली क्या थे, वायरसेस थे। एंड दोज वायरसेस एक्चुअली इन्फेक्ट बैक्टीरिया। तो उन्होंने उनका बैक्टीरियोफेजेस का इस्तेमाल किया ताकि फर्दर जो है वो कंफर्म करें कि डीएनए इज़ द जेनेटिक मटेरियल। उनके एक्सपेरिमेंट का डिज़ाइन ये था कि फर्स्ट ऑफ ऑल दे लेबल्ड द मॉलिक्यूल्स दैट वाज प्रोटीन एंड डीएनए। प्रोटीन एंड डीएनए को उन्होंने लेबल किया थ्रू द रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स। प्रोटीन वाज लेबल्ड थ्रू द
35S, that was sulfur, and the DNA was labeled by the 32P, that was phosphorus. प्रोसीजर उनका ये था कि ये जो फेजेस है वर यूज टू इन्फेक्ट बैक्टीरिया, वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करने के लिए यूज़ किए गए थे. देन एजिटेटेड इन ए ब्लेंडर टू डिटेच फेज कोड्स. तो एजिटेशन के प्रोसेस के दौरान ब्लेंडर के अंदर जब उन्होंने एजिटेट किया उस मिक्सचर को, ताकि जो फेज कोड्स हैं वो अलहदा हो जाएं, जिसके बाद उन्होंने सेंट्रिफिकेशन का प्रोसेस किया टू सेपरेट बैक्टीरियल पेलेट फ्रॉम द फेज हेड्स सुपरनेटेंट. तो जिसकी वजह से सेंट्रिफिकेशन के प्रोसेस के बाद बैक्टीरियल पेलेट जो थे वो उसकी फॉर्मेशन हुई, और उस सेंट्रिफिकेशन के ट्यूब के बॉटम पर बैक्टीरियल पेलेट की फॉर्मेशन हुई. और जो सुपरनेटेंट है, जो ऊपर वाली ट्यूब की जगह थी, वहाँ पर फ्लूइड मौजूद था, और वहाँ पर क्या थे, सस्पेंड किए हुए थे फेज हेड्स. रिजल्ट ये था कि 32P जो है जिसके ज़रिए DNA लेबल किया गया था वाज फाउंड इन द बैक्टीरियल पेलेट. तो इससे ये ज़ाहिर हुआ कि DNA वाज प्रेजेंट विद इन द बैक्टीरियल पेलेट, जहाँ पर कंडेंस किए गए थे, क्या बैक्टीरियल सेल जहाँ पर कंडेंस हुए थे, तो वहाँ पर DNA मौजूद था फेजिस का. तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि बैक्टीरियोफेजिस और बैक्टीरिया उन दोनों का जो DNA है ऑलमोस्ट जो सेम करेक्टरिस्टिक पर बेस्ड है. ऑन द अदर हैंड इफ़ यू टॉक अबाउट प्रोटीन, जो कि 35S से लेबल किया गया था, इट रिमेंड इन द सुपरनेटेंट. तो ये फ्लूइड पर मौजूद था जो कि पेलेट से अलहदा था. कंक्लूजन क्या मिला कि बिकॉज द इंजेक्टेड मटेरियल DNA जो कि इंजेक्ट किया गया था वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर रीप्रोग्रामिंग द सेल को रीप्रोग्राम करने में हेल्प किया. इट वाज कन्फर्म दैट DNA इज द जेनेटिक मटेरियल. सो हेयर इज द रावन बायोलॉजी 13th edition. सो वी आर टॉकिंग अबाउट 35S जिसके ज़रिए प्रोटीन लेबल की गई थी. सो फेज ग्रोन इन रेडियो एक्टिव 35S which is incorporated into the phage code, and viruses infect bacteria in the second step, and then in the third step blender separates phage coat from bacteria. ये एजिटेशन का प्रोसेस होता है, तो फिर फेज कोट जो है वो बैक्टीरिया से सेपरेट हो जाते हैं. एंड देन सेंट्रीफ्यूग फॉर्म्स बैक्टीरियल पेलेट. सेंट्रिफिकेशन के प्रोसेस के ज़रिए बैक्टीरियल पेलेट की फॉर्मेशन होती है. सो यू कैन सी हेयर इन द बॉटम कि ये जो वाइट पार्ट है ऑफ द ट्यूब दैट इज़ एक्चुअली वाट बैक्टीरियल पेलेट, और जो लेबल की गई थी प्रोटीन दैट वाज प्रेजेंट इन द फ्लूइड इन द सुपरनेटेंट. अगर हम DNA की बात करें वो कहाँ पर इकट्ठा हो जाता है. सो फेज ग्रोन इन रेडियो एक्टिव 32P. अगर हम फेज को ग्रो करते हैं रेडियो एक्टिव 32 पर, जो कि इनकॉर्पोरेट किया जाता है फेज DNA के अंदर, एज द वायरसेस इन्फेक्ट बैक्टीरिया एंड ब्लेंडर सेपरेट्स फेज कोड फ्रॉम बैक्टीरिया, एंड देन सेंट्रीफ्यूग फॉर्म्स बैक्टीरियल पेलेट. तो अब हम देख सकते हैं कि ये जो लेबल मटेरियल थी, लेबल है जो कि एक्चुअली DNA है, दैट वाज कंडेंस्ड इनटू द बैक्टीरियल पेलेट. और जो रिमेनिंग पार्ट है प्रोटीन दैट वाज प्रेजेंट विच वाज नॉट लेबल्ड, सो दैट वाज प्रेजेंट इन फ्लूइड. तो इससे जाहिर होता है कि प्रोटीन्स रिमेन्ड इन द सुपरनेटेंट एंड द DNA remains in the bacterial pellet.